राधा के पति नवीन की दोस्ती अपने ही ऑफिस में काम करने वाली दो लड़कियों से हो गई थी। पहले तो वह एक एक से अलग अलग घूमता फिरता था। बाद में जब उन लड़कियों को पता चल गया तो फिर दोनों के साथ घूमने लगा। जब राधा को इन सब के बारे में पता चला तो वह उनको घर पर लाने लगा। समय बीतता गया और नवीन का राधा से तनातनी रहने लगी और उसने उसको खर्चा देना बंद कर दिया। जब सिर से ऊपर पानी चला गया तो घर में ताला लग गया। राधा अपने पिता के घर चली गई। उस दिन नवीन ने ईशा और रानी दोनों को एक साथ ही रात के भोजन पर आमंत्रित किया था। नवीन पैसे वाला आदमी था। आज के कार्यक्रम में ईशा और रानी दोनों को एक साथ आमंत्रित किया गया था। सिनेमा से वह उनको सीधा घर पर लाने वाला था। खाना घर पर ही था, परंतु रात के 9:30 बजे जब वह घर आया तो घर पे ताला लगा देख वह भौचक्का हो गया। ताला बहुत मजबूत था, उसे तोड़ने में कठिनाई हुई। आधे घंटे से अधिक तो ताला तोड़ने में लग गया। अंदर जाकर उसने देखा कि खाने के तो कहीं चिन्ह तक नहीं थे और साथ ही उसकी पत्नी कपड़े और गहने साथ लेकर चली गई थी। अब नवीन देख रहा था कि घर में से क्या क्या गया है। तो ईशा ने पूछ लिया, क्या हुआ है? महारानी सब कुछ लेकर भाग गई है। सब कुछ से क्या मतलब? अपने गहने और ना जाने क्या क्या। नवीन पत्नी को घर पर न पाकर गुस्सा हो गया। दिन गुजरने लगे। राधा को छोटे बच्चों की ट्यूशन पाने में 10-12 दिन लग गए, परंतु भाग्य की बात थी, जब ट्यूशन मिली तो कई सालों के लिए काम भी मिल गया। नासिक के एक बिजनेसमैन चौधरी साहब थे। वे बहुत ही अच्छे इंसान थे। लोग उनका बहुत आदर सम्मान देते। चौधरी साहब की पत्नी नहीं थी। चौधरी साहब की 4 लड़कियां थीं। 3 तो स्कूल जाती थी, एक अभी छोटी ही थी। चारों की चारों ही राधा की देखरेख में रख दी गई और यदि राधा लड़कियों का पालन पोषण अच्छे से कर लेती तो राधा की नौकरी फिक्स हो जाती। अब राधा को अपने पिता के घर आए 2 साल हो चुके थे। ना तो इसकी सूचना अपने पति को भेजी थी और ना ही उसके पति ने उसके विषय में जानने का कोशिश किया था। राधा ने पूरा मन अपने काम में लगा दिया। सुबह ही अपने बच्चे को खिला पिलाकर वह चौधरी साहब के बंगले पर चली जाती। चारों लड़कियों का बहुत अच्छे से देखभाल करती। धीरे धीरे चौधरी साहब को राधा के इतिहास के बारे में पता चल गया। वह राधा को अपना बच्चा भी वहीं ले आने के लिए कहा करते थे। एक दिन राधा ने घर जाते हुए महसूस किया कि कोई व्यक्ति बाइक से उसके पीछे पीछे आ रहा है। वह खुद रिक्शा पर ही थी। उसे शक हुआ तो उसने कर पीछे देखा। पीछे बाइक में उसका पति नवीन बैठा हुआ था। राधा ने ऐसा दिखाया कि उसने उसे देखा ही नहीं। वह आगे चलती गई। इस पर भी मन ही मन वह डरने लगी थी। वह उसके इस प्रकार पीछा करने का मतलब नहीं समझ पा रही थी। नहीं जानती थी कि वह क्या करने आया है और क्या कर सकता है। इसी उधेड़-बुन में वह चौधरी साहब के बंगले पर पहुंच गई। उसका रिक्शा बंगले के अंदर गया तो उसने पुनः घूमकर देखा। नवीन को चौकीदार ने द्वार पर रोक लिया था। इससे उसको कुछ सांत्वना हुई। अपने रिक्शे वाले को पैसे दे राधा अंदर चली गई। अंदर जाकर उसने चौधरी साहब को सब बता दिया कि उसका पति उसका पीछा करता हुआ यहाँ तक आया है। भगवान जाने उसके मन में क्या है। चौधरी साहब ने कहा, तुम अपना काम करो, मैं पता करता हूँ। उन्होंने घंटी बजा, चपरासी को बुलाया और उसको गेट पर भेज वहाँ पर रुकी बाइक में बैठे आदमी को बुलाकर घर में बैठाने के लिए कह दिया। गेट पर चौकीदार ने बाइक रोक नवीन से पूछ लिया था, किस काम से आए हो? यह किसका बंगला है? नवीन ने चौकीदार से प्रश्न किया। चौधरी साहब का। अरे भाई, कौन चौधरी साहब? मैं उस औरत से मिलना चाहता हूँ जो अभी उस रिक्शा में आई है। ओ, टीचर जी से? हाँ, उससे ही। आप अपना नाम धाम और काम लिख दें। यदि उनको मिलना होगा तो भीतर ले जाऊंगा। तभी चपरासी ने आकर चौकीदार से कहा, इनको आने दो, चौधरी साहब बुला रहे हैं। चौकीदार एक ओर को हट गया और चपरासी ने नवीन से कहा, चलिए, आपको चौधरी साहब बुला रहे हैं। नवीन का चेहरा लाल हो गया। उसने अपने होठों में कहा, कुछ तो गड़बड़ है। एक गद्देदार सोफे पर बैठते हुए वह सोच रहा था कि राधा जैसी लड़की को कोई राजा अपनी रानी बना सकता है क्या? तभी उसको याद आया कि वह रिक्शा पर सवार होकर आ रही थी। यदि चौधरी साहब की खास होती तो कार में आती जाती। वह अब उत्सुकता से चौधरी साहब का इंतजार करने लगा। चौधरी साहब बैठक में आए
तो नवीन ने हाथ जोड़े तो चौधरी साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, बैठिए। वह बैठ गया। तो आप राधा के पति हैं? जी। वह मेरे बच्चों की टीचर है। आप किस लिए आए हैं? मैं उसे अपने घर ले जाने के लिए आया हूँ। राधा अभी आती है, उससे ही कहना, और अगर वह जाना चाहेगी तो 1 महीने का नोटिस देकर जा सकती है। राधा आई तो वह बैठक घर में चली गई। नवीन से कहने लगी, बोलिए किस लिए आए हैं? तुमको घर वापस ले चलने के लिए। ना तो मैं आपकी मर्जी से आई थी और ना ही आपकी मर्जी से जाऊंगी। तो किस प्रकार चलोगी? जब मेरा मन करेगा। तुम्हारा मन कब करेगा? तुम मेरी पत्नी हो। वो रानी ईशा कहाँ गई? ईशा की तो शादी हो गई। रानी मुझसे शादी करने के लिए कह रही है, किंतु मैं कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकते? तो आप मुझको तलाक दे दीजिए। मैं तलाक देने के लिए जाऊंगा तो तुम्हारी निंदा करनी पड़ेगी। या तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलकर रहो अथवा मुझे तलाक दे दो। अभी तो इनमें से एक भी बात नहीं कर सकती। आपके घर जाकर मुझे सुख तो क्या भोजन मिलने की भी आशा नहीं। तलाक देने में मुझे कोई फ़ायदा नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं किस बिना पर तलाक दूं? गुजारे की बिना पर? उसकी मुझे अब आवश्यकता नहीं। मेरा बेटा क्या करता है? मैं कोर्ट में जाऊंगा कि पेरेंट्स राइट्स मुझको मिलने चाहिए। मैं कभी नहीं मानूंगी। तब शादी अमान्य हो जाएगी। तो कर लीजिए। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, मेरे साथ चलोगे कि नहीं? नहीं तो बल प्रयोग करना पड़ेगा। तब तक चौधरी साहब वहां आ गए। उनके साथ एक चौकीदार भी था। क्या यही बात करने आए थे ना? जी नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। मैं तो केवल धमका रहा था। अच्छा जाओ, इतना ध्यान रखना कि अब इस बहन की रक्षा मैं करूँगा। समय गुजरता गया और 4 साल और निकल गए। नवीन ने अपना काम नासिक में बदल लिया। वहाँ उसने रानी को अविवाहिता पत्नी के रूप में रखा हुआ था। वह एक दिन उसे छोड़कर भाग गई। उसकी उम्र 35 वर्ष की होने जा रही थी। वह फिर राधा की खोज में चल पड़ा। इस बार वह उसको उसके पिता के घर पर ही मिला। रात के समय वह अपने ससुर के घर जा पहुंचा। उसने अपने साले से कहा, क्यों सुधीर? क्यों सुधीर? बहन घर पर है? है। भाई उसको बुला दो। नवीन ऊपर चला गया। राधा अपने बच्चे को खाना खिला रही थी। तुम चलोगी वापस? रानी भाग गई है इसलिए? तुम्हें कैसे मालूम? बैठ जाइए। इसे पहचानते हैं? उसने बच्चे की ओर संकेत किया। इसका कुछ नाम भी रखा है कि नहीं? हाँ रखा है, अथर्व। नाम तो चुनकर रखा है। हाँ वैसे तो इसके बाप को भी चुनकर ही पसंद किया था। किस लिए आए हो यहाँ फिर से? मैं अब तुम्हारे साथ कभी नहीं जाऊंगी, यह मान लो। और आज आ गए, आइंदा मत आना, बहुत बुरा होगा। और हाँ, पेपर तैयार कर लो, मैं तैयार हूँ तुम्हें तलाक देने के लिए। और मेरी एक शर्त रहेगी कि मेरा बेटा सिर्फ मेरे साथ रहेगा। तुम्हारा उस पर कोई हक नहीं रहेगा। नवीन बहुत गिड़गिड़ाया, परंतु राधा ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वह अपनी जिंदगी फिर से नरक नहीं बनाना चाहती। आज 25 साल बीत गए। राधा ने अपनी मेहनत से अपना खुद का घर बना लिया। सुधीर और दोनों भाइयों के सहारे राधा ने अथर्व को अच्छी शिक्षा दी, जिससे आज वो बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर पद पर कार्यरत था। आज राधा बहुत खुश है। वहीं दूसरी ओर नवीन के नशे के लत ने उसे बर्बाद कर दिया। उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। अब तो खुद का घर भी नहीं रहा, ना ही रिटायरमेंट के पैसे। हर महीने के पेंशन से वह चल रहा था। उसके पास कोई भी नहीं है जिसे वो अपना कह सके। नवीन अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहा है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।